नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम प्रतिदिन की बात आज फिर आपके बीच में हैं, आपके साथ हैं और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि सक्षम का एक एक प्रोग्राम, एक एक कार्यक्रम आपके और आपके बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने का एक माध्यम है, एक प्रयास है। दोस्तों, आपको हमेशा जिस बातों का इंतज़ार होता है, जिन कामों की जानकारियों का इंतज़ार होता है, जिस तरह आप अपने दिमाग को किस तरह रोक सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह आप जो है लोगों को जोड़ सकते हैं अपने साथ में, और अपने साथ में लोगों को जोड़ने के साथ साथ लोगों को बता सकते हैं जीवन शैली का एक हिस्सा। तो आज जीवन कौशल पर एक बेहतरीन और बेहद ज़रूरी चर्चा के साथ में हम यानी कि मैं संतलाल आपके बीच में उपस्थित हूँ। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, कामयाबी के सफ़र में धूप बड़ी काम आई। कामयाबी के सफ़र में धूप बड़ी काम आई, छाँव अगर होती तो कब का सो गए होते। ऐसे जिन्होंने पहले ही कल्पना की और ऐसी चीज़ें हम लोगों के लिए सजो के लिख कर के गए हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं लेकिन करने में विश्वास नहीं करते। आज इसी विषय के साथ में हम अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। जब लाइफ स्किल की बात आती है, लाइफ की बात आती है, तो जब लाइफ की बात आती है तो पूरी ज़िंदगी की बात आती है। और जब हम पूरे ज़िंदगी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है। और जीने का मतलब, जीने को तो बहुत सारे लोग जी लेते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे रईसों को देखा है, ऐसे ऐसे रईसों को देखा है जिनके पास पैसे के सिवाय बाकी कुछ नहीं होता। ऐसे ऐसे रईस जिनके पास पैसे के सिवाय बाकी कुछ होता ही नहीं है। ऐसी रईसियत किस काम की। तो क्यों ना आइए मिल करके हमारे पास जो है वो आप लें और आपके पास जो है वो और दूसरों को बांटें, हमें दें। आइए एक दूसरे के साथ बांट करके सबको खुशहाल बनाने का प्रयास करते हैं, सबको सुखमय जीवन देने का प्रयास करते हैं, सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, सबके चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं, सबकी आंखों में खुशी लाने का प्रयास करते हैं, जब सबकी आंखों में उम्मीद लाने का प्रयास करते हैं, बल्कि जीवन जीने का एक अच्छा कौशल, एक अच्छी कला देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कई लाइव शो प्रोग्राम आपने देखा होगा, लगभग 92 प्रोग्राम हमारे हो चुके। और 92 प्रोग्राम होने का मतलब कि एक बहुत लंबा सफ़र तय कर लें। और इस सफ़र में अनेकों दोस्तों का, साथियों का, जानकार लोगों का, जिनको हम जानते भी नहीं थे, उनका भी जुड़ाव हम लोगों के साथ में हुआ है। उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ हम लोगों को लिखा भी है। और जो लिखा है उसका अनुभव, उसका आत्मबोध, उसकी ताकत हमें प्रतिदिन नया जीवन जीने का एक ताकत देती है, एक हौसला देती है और हमें कहती है, यानी कि आपकी लिखी हुई एक एक शब्द, आपके लिखे हुए एक एक बातें हमें ही नहीं बल्कि हमारे साथ में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी साथी हैं, नंगे पाँव शाम होते ही दौड़ते हुए चले जाते हैं। और वो इस बात के फिक्र में रहते हैं कि मैंने दिन भर क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक काम तो कम से कम एक काम अच्छा करके जाऊं ताकि मैं सुकून से चैन की नींद सो सकूं। दोस्तों, हम लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, पूरे देश में चर्चाएं चलती रहती हैं, मेरा अधिकार, मेरा अधिकार, हमारा अधिकार। अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जब हम एक कोई सिक्का उठाते हैं तो सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना बेहद ज़रूरी है। और जब सिक्के के दूसरे पहलू को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुख और सुख दोनों एक सिक्के के पहलू हैं।
इसी तरह कर्म, हमारा जो काम है और हमारी मेहनत, हमारा कर्म एक सिक्का का एक पहलू है और उसके परिणाम उसका दूसरा पहलू है। इसी तरह अगर हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो अधिकार की बात तो करते हैं, यानी मुझे मेरा अधिकार मिल जाए, पड़ोसी का अधिकार छिन जाए, इसके लिए हम पहले आगे रहते हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि हम अपने अधिकारों के साथ में, यानी मेरा अधिकार, मुझे खाना चाहिए तो पड़ोसी को भी खाना चाहिए, क्योंकि अगर पड़ोस का बच्चे को खाना नहीं मिलेगा वो चोर बनेगा, अगर वो चोर बनेगा तो चोरी तो आपके ही घर में होगी। जब हम नशे की बात करते हैं, हम लोग कई जगह बात करते हैं, बस्तियों में जा कर के बात करते हैं, देखते हैं तो हम कहते हैं आपका बच्चा नशा करता है? नहीं करता। पड़ोस का बच्चा करता है? हाँ, पड़ोस का बच्चा तो करता है। हमने कहा कभी आपने रोकने का प्रयास किया? हम क्यों रोकें, वो तो फला का लड़का है, वो नहीं रोक पाया तो हम क्यों रोकेंगे। जब आप नहीं प्रयास करेंगे तो आप समझिए कि आपके घर में कोई नशा नहीं करता, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन नशेड़ी कब बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पड़ोस में नशा ही करने वाले लोग रहते हैं। तो हमें खुद के साथ में अपने पड़ोस के जीवन को भी बदलने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तभी हमारा वास्तविक मानव जीवन जो दर्शन है वो सफल होगा। दोस्तों, इन्हीं उम्मीदों के साथ में, इन्हीं क्रियाओं के साथ में, इन्हीं सोच के साथ में सक्षम का ये लाइव प्रोग्राम आप सबके बीच में दैनिक प्रतिदिन एक नए रूप के साथ में, नए अवसर के साथ में, नई उम्मीदों के साथ में, नई आशाओं के साथ में आपके बीच में होता है। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे सक्षम लाइव प्रोग्राम को देखेंगे, समझेंगे, इससे जुड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, और इतना ही नहीं बल्कि इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार से अपने ही आस पड़ोस के बच्चों के जीवन को सुखमय बनाएंगे। यदि आप अपने आस पड़ोस के जीवन को सुखमय बनाएंगे, अपने आस पड़ोस के बच्चों के जीवन में हंसता हुआ देखेंगे। आप यदि सोचते हैं कि मेरे घर का बच्चा स्कूल जाता है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपका घर का बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन पड़ोस का बच्चा ड्रॉप आउट है, पड़ोस का बच्चा कभी स्कूल नहीं गया है, या पड़ोस का बच्चा किसी कारणवश स्कूल नहीं जाता है, तो क्या आप सोचते हैं आपके बच्चे का बहुत अच्छा जीवन बन जाएगा? क्या मुश्किल है। क्योंकि बच्चे एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, और दोस्ती करते हैं तो एक बच्चा स्कूल से गायब है और एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, और दोनों अगर दोस्त हैं और नज़दीक में यदि आस पड़ोस रहते हैं तो उसका असर आपके घर में आएगा ही आएगा। इसलिए उम्मीद ये होनी चाहिए कि हम जैसे लोग, सोशल वर्कर जो हैं, जो संस्थाएं हैं, वो लगातार क्यों प्रयास कर रही हैं कि हर घर का बच्चा स्कूल जाए, ताकि एक ऐसा माहौल बन जाए जहाँ हर बच्चा अपने अधिकारों के साथ में, अपने मुस्कान के साथ में, अपनी खुशियों के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर सके, अपने संसाधनों के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर सके। और इसी का प्रयास हमारा लाइव प्रोग्राम है। आप हमें हमारे लाइव प्रोग्राम के लिए अधिक जानने के लिए, या आप अपने सुझाव यदि हमें देना चाहते हैं तो saksham.del1@gmail.com जो हमारा मेल आईडी है, आप उसमें मेल कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, saksham.del1@gmail.com आप इसमें मेल कर सकते हैं। अगर आप मेल नहीं कर सकते तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9311124880। दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूँ, 9311124880। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और बहुत अगर अर्जेंट है, या किसी प्रकार की जानकारी या सलाह लेनी है, या आप अपने सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब हमने शुरुआत की है कामयाबी के सफ़र में, धूप बड़ी काम आई, छाँव अगर होती तो कब का सो गए होते। अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो दोस्तों आगे की चर्चा भी हमें, मुझे लगता है इन्हीं संघर्षों पे हमें चर्चा आगे करनी चाहिए। और हम शुरुआत करते हैं। एक और किसी साथी ने बहुत अच्छा शब्द बोला है, सब हाथ ही धोते जा रहे हैं, सब हाथ ही धोते जा रहे हैं साहब,
ज़रा दिल भी धो लिया करें, क्योंकि नफ़रत की बीमारी कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो हमें इस तरह की चीज़ों को भी समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हाथ धोने के साथ में दिल को साफ रखना बेहद ज़रूरी है। एक दूसरे से उम्मीदों का जीवन है, एक दूसरे से जुड़ाव का जीवन है। अगर हम हैं तो आप हैं, आप हैं तो हम हैं। इसका मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें सबको एक साथ जोड़ के चलना है। हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, हमें हमारे अधिकार हमेशा याद रखना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। मगर हमने बात अभी चर्चा की थी कि अधिकार का मतलब सिर्फ अधिकार तक नहीं है, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। कर्तव्यों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने कर्तव्यों को भूल गए तो निश्चित है कि हमारा जो जीवन शैली है, जीवन जीने की जो कला है, या जीवन जो हमारा दर्शन है, वह न कहीं लोगों को धुंधला नजर आएगा। और अगर लोगों को धुंधला नजर आएगा तो उम्मीद रखिए कि आप जिस उम्मीद के साथ में लोगों की सेवा के लिए या जैसी सोच रखते हैं, अक्सर तांत्रिकों को मुझे हमने सुनते हैं, जब कोई हाथ देखने आते हैं, कोई तांत्रिक होते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, या कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं, बहुत ज़्यादा झाड़ फूक वगैरह वगैरह होते हैं, अक्सर एक ही बात कहते हैं, दो तीन बातें रटी हुई होती हैं। आप बहुत ईमानदार हैं, मगर आपके साथ में आपके पीठ पीछे लोग धोखा करने को तैयार हैं। ये रटी रटाई बातें हैं, और ये बातें अक्सर ऐसे लोग बोलते हैं। फिर कहते हैं हमेशा आप दूसरों का भला करना चाहते हैं, लेकिन लोग आपका भला नहीं करना चाहते। यानी ऐसी बातें बोलते हैं जो आपको पसंद आए, और आप अपनी जेब उनको लिए डेली करो। तो शेम वही है कि सिक्के के दो पहलू हैं। हमें सकारात्मक अगर हम देख रहे हैं कि हमारे बारे में ये ऐसा सोचे, अच्छा सोचे, तो मुझे लगता है उसके पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हम इसके बारे में अच्छा सोचें। अगर इस दिशा पे हम लोग काम करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए ज़रूरी है नागरिक बोध होना। आज हम फिर चर्चा चालू कर रहे हैं नागरिक बोध पर, और इसके दो तीन उदाहरण, चार उदाहरण मैं आपको दूंगा, जो कि हमने पहले ही कहा समय बहुत पर्याप्त कम होता है हमारे पास में, और कुछ उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे जिनको आपको समझना होगा, जानना होगा। एक कॉलोनी का पार्क है, उदाहरण के लिए मैं पहला उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। हमें नागरिक बोध कैसे होना चाहिए, मैं कैसा नागरिक हूँ, मुझे कैसा नागरिक बनना चाहिए, मुझे कैसी नागरिकता की हम कामना करते हैं, दूसरा नागरिक मेरे लिए कैसा व्यवहार करे, इस पे हमें कम से कम चिंतन और हमें बदलाव की ज़रूरत है। दोस्तों, आज हम इसी चर्चा पे, क्योंकि मैं लोगों के कमेंट्स तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा ज़रूर, और ज़रूरत पड़ी तो उसका जवाब भी दूंगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एक कॉलोनी है, और एक कॉलोनी में कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, और क्रिकेट खेलते खेलते एक बच्चे ने बड़ी तेज़ी से बैट घुमाया। जिसने बॉलिंग की वो तो बॉल कर रहा है, फील्डर अपने फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन सिक्सर मारने वाले ने ज़बरदस्त सिक्सर लगा। टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि वो गेंद बैट में पड़ी और बैट सीधे सामने जाकर के सामने वाले मकान की खिड़की में जाके लगी, और उसका कांच टूट गया। मकान मालिक निकला, देखा, अब भाई जिसका नुकसान होगा स्वाभाविक है, थोड़ा गुस्से में तो होगा। और उदाहरण के लिए मैंने बॉल मारी, मैंने बैट मारा और मैं गेंद लेने गया, और उसने कहा कि जैसे गेंद उठाने के लिए मैं गया और गेंद उठाया और वहाँ से चलने लगा, तुरंत मकान मालिक ने बोला कि गेंद कैसे आई, किसने फोड़ा ये कांच? मैंने नहीं फोड़ा। एक पहला नागरिक बोध बता रहे हैं। अक्सर यही होता, मैंने नहीं फोड़ा, मैं तो बॉलिंग कर रहा था, बैटिंग तो वो कर रहा है, वो आवाज मारा है। दूसरा कहने नहीं, मैं तो यहाँ फील्डिंग में लगा था, बैटिंग तो वो कर रहा था, उसने मारा है।
तीसरे से पूछा, बोला नहीं नहीं मैं तो मारा ही नहीं, बॉलिंग वो कर रहा था, मैं तो मेरे पास बॉल आई मैंने घुमा के मार दिया। लेकिन वहीं पे एक लड़का और भी था जो जा करके अपनी बॉल को उठाता है और कहता है सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, बॉल आपके खिड़की से टकरा गई और आपका नुकसान हो गया। अब ये दो नागरिक आपको कैसे समझ में आ रहा? मैं दो सिक्के के, एक ही पहलू के दो सिक्के की बात कर रहा था। तभी मैं बात कर रहा हूँ, आज क्रिकेट की बात कर रहा हूँ कि बच्चा क्रिकेट खेला, बॉल गई, खिड़की से टकराई, कांच टूट गया और मैं साफ इनकार कर गया कि मैंने नहीं तोड़ा। ये कौन सी नागरिकता है? ये कौन सी सोच है? और अक्सर ऐसा ही होता है। हमें अपने बच्चों को नागरिक बोध कराना बेहद ज़रूरी है। यदि हम अपने बच्चों को नागरिक बोध कराएंगे तो बच्चा मना नहीं करेगा, वो इतना ज़रूर कहेगा सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे एक छोटी सी गलती हुई है, आप मुझे माफ़ करें, मुझसे गलती हुई है और मेरे हाथ से ये टूट गया। निश्चित है थोड़ा बहुत डांट लेगा, लेकिन उसे एक ये तो ज़रूर उसे लगेगा, उसे अच्छा लगेगा कि कम से कम इस बच्चे ने झूठ नहीं बोला, सही बोला, माफ़ कर दो। या फिर वो आपको हो सकता है एक नया रास्ता बता दे कि आप कल से इधर नहीं इधर से बैटिंग करें, मैं भी आपके साथ में खेलूंगा या मेरा बच्चा भी आएगा, इधर बॉल नहीं आएगी, इधर लोगों का नुकसान हो सकता है। या भी ये भी हो सकता है कि ग्राउंड आपके छोटा है, मेरा पार्क यहाँ पर है, या यहाँ पर जाके खेल लिया करो, ये जगह है, यहाँ कोई नहीं कहेगा, यहाँ की जिम्मेदारी मैं देता हूँ। हो सकता है आपको और अच्छी जिम्मेदारी दे दे। ये भी हो सकता है कि आपके कबूलनामे से वो आपको खुश हो जाए आपके ऊपर, और आपकी उस कला को, जो खेलने की जो आपकी कला है, उस कला को और चार चांद लगा। तो ये नागरिकता, जो हम नागरिक बोध की जब बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें देखना पड़ेगा कि नागरिक बोध क्या है और वो नागरिक बोध है कहाँ। तो जब हम नागरिक बोध को देखेंगे, समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये कितना ज़रूरी है, नागरिक बोध का होना ज़रूरी है। और अगर हम अपने बच्चों को नागरिक बोध करा ले गए तो ये समझिए कि उसके जीवन जीने का एक सपना है, एक जो और कला है, वो और निखर के सामने आ जाएगी। इसलिए दोस्तों, नागरिक बोध होना, नागरिक बोध कराना अपने बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो हम लोग सेशन ले रहे हैं, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, आप इसमें विचार करेंगे, मंथन करेंगे, और मंथन ही विचार ही नहीं बल्कि और बेहतर लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने में आप अपना पूरा योगदान दें। साथियों, हम आगे भी चर्चा करेंगे। मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था कि देख रहे हैं कि कई सारे लोगों ने लिखा है, किशन मिस्टी थैंक यू, कुलदीप कौर जी ने भी लिखा है, थैंक यू कुलदीप जी, और सचिन यादव, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं दूसरा उदाहरण आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं जो उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ वो आपके बेहतर, आपके बच्चों के बेहतर जीवन के लिए शायद सकारात्मक मोड़ लेके आता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझे, जाने और गुने। एक इसी तरह का एक कॉलोनी है, एक पार्क है, या आप रोड से जा रहे हैं, दो भाई एक साथ पार्क जा रहे हैं। देखिए, एक ही पहलू के दो सिक्के पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, और हमने पहले ही कहा था कि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आज हम एक ही सिक्के के दो पहलुओं की बात कर रहे हैं। आप जिस रास्ते से जा रहे हैं या जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, उस ऑफिस में काम करते समय आपने क्या किया कि नल खोल के चले गए, आपने हाथ धुला, नल बंद नहीं किया, चले गए। या रोड से आप जा रहे हैं और नल चालू है एक जगह, नल की टोटी खुली है, कोई भी खोल के चला गया और आप वहां से मुस्कुराते हुए निकल गए, लेकिन नल नहीं बंद कर पाए।
नल नहीं बंद किया आपने, दूसरा आपके ही पीछे आने वाला जो दूसरा व्यक्ति है वह वहाँ से देखता है, जैसे ही देखता है वह तुरंत जा करके पहले नल बंद करता है, इसके बाद वहाँ से आगे जाता है। ऑफिस में है, आपने ऑफिस का नल खोल के आगे बढ़ गए, लेकिन दूसरा व्यक्ति, आपका ऑफिस का दूसरा व्यक्ति वहाँ से निकलता है, जिम्मेदारी जो लेता है, जो जिम्मेदारी को समझता है, उसने क्या किया, और फिर गया और उसने नल बंद किया और फिर अपने काम से लग गया। एक ही सिक्के के दो पहलू है। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, हमें नागरिक बोध होना बहुत ज़रूरी है। इसी नागरिक बोध को हम बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप इसको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो यह नागरिक बोध न होना कहीं न कहीं मानव जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए, या हमारे जीवन की जो कौशल है, जीवन जीने की कला है, उसमें एक बदलाव लेके आए। मैं खुद एक उदाहरण हूँ। मुझे याद है जब मेरे पास में ऑफिस नहीं था, एक छोटा सा कमरा था, एक दो कंपनी, धीरे धीरे थोड़ा सा रिसोर्स इकट्ठा हुआ। उस दौरान जो है एक दो स्टाफ थे, काम कर रहे थे। शौचालय था, शौचालय को मैंने देखा कि शौचालय बहुत गंदा था। मैंने कहा कि मैं तो कभी कभी यहाँ आता हूँ, लेकिन ये शौचालय इतना गंदा है, आप लोग इसको यूज करते हो। मैंने उनसे नहीं कहा, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि थोड़ी कोई एक निरमा या फिर बाथरूम धोने के लिए जो आता है उसको लेके आ जाइए आप। निरमा का पैकेट आया, लाया गया, मैंने निरमा को घोला। निरमा को घोलने के बाद, चूँकि हम लोगों के पास इतना कुछ था नहीं, निरमा डाल के चारों तरफ से, और मैंने अपने हाथ से ही उसको साफ किया, टॉयलेट को साफ किया। अब उस टॉयलेट को यूज कौन कर रहा था? यूज तो पूरा स्टाफ कर रहा है, यूज तो पूरे 100 लोग कर रहे हैं, जो आने वाले हैं वो लोग भी कर रहे हैं। अब आप उसमें यूज करके रोज चले जाएंगे, सफाई कौन करेगा? ज़रूरी है कि आपके घर का टॉयलेट आपका सफाई कर्मचारी ही करे। हमें अपने घर के टॉयलेट को स्वयं साफ करना होगा, और यह आदत अपने बच्चों को धीरे धीरे करके डालनी होगी। समय बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके हर काम को कोई और करे, आप अपने काम की जिम्मेदारी को खुद लेकर के खुद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह दशा, अगर ये प्रक्रिया रही, जीवन जीने का जो हमारा कौशल है, हमारे खुद का काम करने का अगर हमने अपनी आदत डाल ली, तो यह स्वाभाविक है, निश्चित है कि हमें मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगा, और लोग कहेंगे कि क्या बात है, कैसा बच्चा है, अपने काम को खुद करता है, किसी के भरोसे नहीं रहता। तो बेहद ज़रूरी है कि हम अपने काम को अपनी से जिम्मेदारी के साथ में आगे करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो नल खुला था और उस नल को एक व्यक्ति जाता है, हंसता हुआ निकल जाता है, ध्यान नहीं देता, या ध्यान देता अभी तो कोई मतलब नहीं है भाई, तो नल उसका नहीं है, पानी उसका नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, और वो अपने देश का नागरिक ही नहीं है, और इस आधार पे वो आगे निकल जाता है, पानी गिरता रहता है। लेकिन पीछे आने वाला बच्चा, आप उसको नल को बंद करता है। अब आप विचार कीजिए दोस्तों, आप ही मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, अगर तीसरे व्यक्ति वहां पर आप खड़े हैं और उन दोनों बच्चों को अगर देख रहे हैं, एक अनदेखा करके खुला हुआ छोड़ के चला जाता है, दूसरा पीछे से आने वाला बच्चा उसको बंद कर देता है, आप किस पे ट्रस्ट करेंगे, किस पे गर्व करेंगे, किसको नमस्ते करेंगे, किसको सलाम करेंगे, किसको कहेंगे कि बहुत अच्छा लड़का है? अगर आप ये कहेंगे कि मैं उस बच्चे को कहूँगा कि बहुत अच्छा लड़का है जिसने नल को बंद किया है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ और आपसे फिर पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी आदत, अगर हम ऐसे अच्छे आदमी नागरिक बनेंगे, हम ऐसा बनने का प्रयास करेंगे, हम जहाँ पर बैठते हैं अगर हम उसकी सफाई खुद करेंगे, हम जहाँ पे रहते हैं उसकी देख रेख हम खुद करेंगे, हम जहाँ पे काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी हम खुद लेंगे, हम जहाँ पर बैठते हैं, जिस कुर्सी में बैठते हैं उसकी साफ सफाई हमारी अपनी जिम्मेदारी है, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की बिजली जाना है तो नल बंद करके जाना है, बिजली का पानी बिजली बंद करके जाना है, बल्ब बंद करके जाना है, पंखा बंद करके जाना है। यदि हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बाकी सब लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, तो अच्छा व्यक्ति किसको कहा जाएगा? अच्छा व्यक्ति आपको कहा जाएगा। और दोस्तों, ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने जीवन कौशल को बदलें, जीवन जीने की कला को बदलें, हम दूसरों पर निर्भर न रहें, बल्कि अपने काम को स्वयं करना चालू करें।
और अगर हम ऐसा करेंगे तो यह निश्चित है कि हमारा जो जीवन जीने की जो कला है, या हमारी जो इज्जत हमें मिल रही है, जो हमें जो सम्मान मिल रहा है, वह और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर ज़्यादा बढ़ने के लिए अगर हम लोग सोचेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं जितना ही हम लोग आगे बढ़ेंगे या जितना ही हम लोग आगे अच्छा काम करेंगे, उतना ही हमें प्यार मिलेगा, उतना ही सम्मान मिलेगा, उतना ही लोग इज्जत देंगे, उतना ही लोग हमारे सम्मान करेंगे। तो मैं बीच बीच में कुछ लोगों की कहावतें भी कहता जाता हूँ। किसी और साथी ने कहा है, या जिसने भी कहा है, हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ मासूमियत को बेवकूफ़ी समझा जाता है। 2 लाइन की शायरी है, 2 शब्द है। हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं, ऐसे स्थिति में जी रहे हैं, बल्कि हम नहीं पूरा देश जी रहा है, हर व्यक्ति जी रहा है, जिसे अच्छे काम करने वाले को कुछ लोग बेवकूफ़ भी कहते हैं। लेकिन वक्त जब आता है, वक्त का पहिया जब घूम करके अपनी दिशा पे आता है, तब उसे लगता है कि वाओ, हम इसको बेवकूफ़ कहते थे। ये कचरा, रोड में कचरा हुआ, या रोड में अगर कहीं कांच की फूटी हुई बोतल अगर पड़ी है, जो कि मुझे याद है कि मैं जब बच्चों को क्रिकेट खिलाने के लिए ले जाया करता था, खासकर लड़कियों को, जब मैं क्रिकेट सिखाता था, उस दौरान हमारी ही पिच में लड़के कांच की बोतल फोड़ के फेंक दिया करते, दारू पीते थे, बियर पीते थे, और उसी दारू की बियर की बोतल को हमारी ही पिच में फोड़ देते थे। हम क्या करते थे? उनसे लड़ते नहीं थे, हम उस दारू की, उस कांच की बोतल को रोज समेटते थे और रोज फेंक देते थे दूर। और रोज फेंकने का नजरिया क्या हुआ? हमारे ही क्रिकेट के वो बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे थे, जो लड़कियां जिनको लोग घर के चार दीवारी के अंदर कैद रखना चाहते हैं, वो लड़कियां जो जिसको सिर्फ शादी पैदा होने के बाद सिर्फ जिसके लिए शादी का सपना देखा जाता है, वो लड़कियां जिससे घर से निकलने से लोग डरते हैं, निकालने से लोग डरते हैं, वही लड़कियां आज बीसीसीआई में प्लेयर बन के खेल रही हैं। तो दोस्तों करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हम फिर उसी बात को आपको दोहरा दे रहे हैं, और वही बात जो मैंने पहले आपसे बात की है, पहले आपको बात कही है कि कामयाबी के सफ़र में धूप बड़ी काम आई, कामयाबी के सफ़र में धूप बड़ी काम आई, छाँव अगर होती तो कब का सो गए होते। तो दोस्तों कभी कभी धूप बहुत काम आती है, मैं इसलिए बार बार इस लाइन को आपके बीच में दोहरा रहा हूँ। अब मैं अगले तीसरे उदाहरण की तरफ जा रहा हूँ। तीसरा उदाहरण भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। दोस्तों 2 बच्चे जा रहे हैं। एक बच्चा है और वो क्या कहता है, समझ लीजिए एक बच्चे का नाम रामू है, और वो अपनी बाइक लिया हुआ है। क्योंकि आजकल मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ जो एक्चुअल में ऐसा हो रहा है आपको, इसीलिए मैं ऐसे उदाहरण को आपके सामने रख रहा हूँ। एक बच्चा है और बाइक लिया हुआ है, और ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं है, उससे ट्रैफिक सिग्नल से कोई लेना देना नहीं है। उसको तो अपने रास्ते पे जाना है और जल्दी पहुँचना है अपने दोस्तों के साथ में, और वो बिना किसी उसके, और बस अपनी मोटरसाइकिल लिए है, और ट्रैफिक सिग्नल को देखा कि अभी थोड़ा सा समय है, मुझे 1 सेकंड है, निकल जाऊंगा, भला ही कोई गाड़ी आके ठोक दे, लेकिन वो तेजी से निकल जाता है। ऐसे लोगों को लोग जो देखते हैं, आप सोचते हैं कि यहाँ से यहाँ पे जो बाकी लोग जो देख रहे हैं वो हमारी पीठ थपथपा रहे होंगे, या लोग कहते हैं क्या कमाल का लड़का यार, ट्रैफिक में बिल्कुल जान के नहीं देखा, एकदम तेजी से निकल गया, शाबाशी दे रहे होंगे। ऐसा नहीं है, आप पे थूक रहे होंगे, आप पे शर्म कर रहे होंगे कि ये पता नहीं किसकी औलाद है, जो अपने माँ बाप की भी फिक्र नहीं कर रहा कि इनके मरने के बाद इसके माँ बाप का क्या हाल होगा, इनके बच्चों का क्या हाल होगा, वो कैसे बिलख के रोएंगे। तो एक व्यक्ति वो है जो ऐसा काम करता है, और एक व्यक्ति वो है जो बड़े आराम से जिस रास्ते से जाना है उसी रास्ते से जाएगा, रेड लाइट का इंतज़ार करेगा कि कब ग्रीन हो, और जब ग्रीन होगी तभी वो आगे जाएगा। ऐसा भी नहीं कि ग्रीन हुई नहीं, येलो लाइन हुई और येलो लाइन पे ही हम निकल लिए।
किसको लोग शाबाशी देंगे? शाबाशी लोग उसे देंगे जो सही टाइम पे रोड क्रॉस कर रहा है, नियम के आधार पे रोड क्रॉस कर रहा है, उसी को लोग कहेंगे ये लड़का अच्छा है, बल्कि उसको नहीं कहेंगे कि ये लड़का बहुत अच्छा है जो आपका रोड लांग के जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह के जो उदाहरण हैं, इसको समझना, इसको जानना, इसको अनुसरण करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम मासूमियत को अगर हम सिर्फ मजाक समझेंगे, बच्चों यदि मजाक समझेंगे, तो शायद एक दिन ये बातें, यही चीज़ें हमारे लिए बहुत बहुत नुकसानदायक होंगी और हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे जो हम पीछे जिन्हें छोड़ के जा रहे हैं, वो रोएंगे। हमें अपने कर्मों के, अपने सभी तरह के काम को करना है और काम को करने के साथ साथ हम दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करना है। इसीलिए हमें अपने जीवन के साथ में दूसरों को, जीवन को भी बदलने की पूरी कोशिश करना होगा और जीवन जीने की जो कला है, उस कला को और बेहतर करने का प्रयास करना होगा। साथियों, इस तरह के उदाहरण में आज चूँकि जीवन जीने की कला की हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस तरह के उदाहरण दे रहा हूँ जो बेहद ज़रूरी हैं। और इसी उसमें मैं आपको चौथा उदाहरण दे रहा हूँ। चौथा उदाहरण है कि आपके घर में एक पार्टी हो रही है और आपने क्या किया है कि जम करके साउंड तेज किया हुआ है। इतना तेज किया हुआ है कि एग्ज़ाम का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, बगल का बच्चा को पढ़ाई करना है, कल उसे एग्ज़ाम में जाना है और आपको अपनी मस्ती से टाइम नहीं है। आप खूब साउंड करके, तेज आवाज़ साउंड करके, और आप तुरंत डीजे में नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। आपको अपनी फिक्र तो है, मुझे मस्ती करना है, मुझे डांस करना है, मेरे यहाँ 4 दोस्त हैं, इनको मस्ती करवाना है, लेकिन आपको उसकी फिक्र नहीं है कि कोई और भी आस पड़ोस में रहने वाले और भी बच्चे हैं जिनको पढ़ाई भी करना है, कल उनका एग्ज़ाम है, मुझे टाइम से पहले, यानी टाइम इतना ही हमें एंजॉय करना है जितना हमें उचित है, या उतनी तेज़ी में बजाना है जितना हमें उचित बजाना चाहिए, या इतनी देर तक बजाना है, इसके बाद बंद कर देना चाहिए क्योंकि और बच्चों को पढ़ना भी है। ये हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो दस्त है कि ऐसा वक्त है, जन्मदिन का वक्त है, आपका पार्टी का वक्त है, आपके ही पड़ोस में ही बाकी बच्चों का जो है एग्ज़ाम है और आप अपना डीजे बड़ी जोर तोड़ से आप जब डीजे बजा रहे हैं, धूमधाम से नाच गा रहे हैं, और उसी दौरान संगीत जोर से चल रहा है, उसी दौरान जो है आपसे वो बच्चा आता है और कहता है कि भैया आप आवाज़ थोड़ा धीमे कर दो, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा कल एग्ज़ाम है। आपने कहा नहीं, मुझे एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है, तू अपने पढ़ाई और भी कर ले, दरवाज़ा बंद कर ले, कान बंद कर ले, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अभी अपने दोस्तों के साथ में हूँ। लेकिन अगर आपकी ही उस एंजॉय वाली टीम में से कोई एक लड़का अगर तुरंत जा कर के साउंड को धीमा कर देगा और उससे बोलेगा सॉरी दोस्त, अब तुम पढ़ाई करो, हम धीमे में एंजॉय कर लेंगे, धीमी आवाज़ में अपनी मस्ती कर लेंगे, या धीमी आवाज़ में अपनी पार्टी कर लेंगे, तुम जाके पढ़ाई करो, किसे अच्छा कहेंगे? आपको अच्छा कहेंगे या जिस व्यक्ति ने आप उस व्यक्ति की आवाज़ सुनी और अपने डीजे की या अपने साउंड को धीमा कर दिया, उसको अच्छा कहेंगे? ये हमारे जीवन की कला है दोस्तों, इसको हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने सुख के साथ में पड़ोसी के भी सुख का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये चीज़ें हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं, हमें एक नई जीवन जीने की कला सिखाती हैं, हमें लोगों के अंदर, लोगों के दिलों में बस जाने की जगह दिखाती हैं, जगह बनाती हैं। इसलिए दोस्तों, ये बेहद ज़रूरी है। हम ये चर्चा आपके साथ में कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बोलना है, आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, हमें कुछ बोलना चाहते हैं, आप ज़रूर हमें बताएं। मैं अगले उदाहरण की तरफ जाऊंगा, क्योंकि आज मैं जितने भी उदाहरण दूंगा, आपको ऐसे उदाहरण दूंगा जो आपके जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे आस पड़ोस के माहौल के लिए, सबके लिए सबसे बेहतर हैं। और यह नागरिकता बोध होना बेहद ज़रूरी है। आज हम नागरिकता बोध पे चर्चा कर रहे हैं
और इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं कि नागरिक बोध का मतलब एक अच्छा व्यक्ति बन जाना, एक अच्छा जीवन देना, एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करना। इसलिए दोस्तों हमें नागरिक बोध होना बहुत ज़रूरी है। हम कैसे हैं, हमें कैसा होना चाहिए, हमें कैसे बनना है, हमें पड़ोस का ध्यान देना है या नहीं देना है, ये हमारा बोध अगर, हमारा आत्मबोध अगर हो गया तो यह निश्चित है कि हम पूरे एरिया में, आपने देखा होगा अगर कोई कुछ ऐसे आपके बस्ती में लोग होते हैं, यदि बीमार पड़ जाते हैं तो पूरे एरिया के लोग उसको देखने जाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रार्थना करते हैं, हे खुदा, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे प्रभु, अच्छा हुआ ये बीमार तो हो गया कम से कम, वरना जीना मुहाल किए थे। आप कैसा बनना चाहते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके लिए लोग दुआ करें, आप ऐसा बनना चाहते हैं, या आपके लिए लोग बद्दुआ करें, आप ऐसा बनना चाहते हैं। मैं अपनी कहानी फिर से आपको दोहरा रहा हूँ। 2007 की बात है, एक बस्ती में मैं काम किया करता था और उस दौरान मैं गांव चला गया था और गांव में ही अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं यूएनवी ब्लॉक दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो अचानक मेरी तबीयत खराब हुई थी, क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ और वहाँ मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत खराब होने के बाद उसी दौरान एक कार्यक्रम था, बच्चे बेहद इंतज़ार कर रहे थे, बार बार फ़ोन कर रहे थे, सर आप आ जाइए, सर आप आ जाइए, और मैं नहीं आ पाया। मेरी मजबूरी थी कि मेरी इतनी तबीयत खराब थी कि मैं चल नहीं सकता था। उस समय उन बच्चों ने व्रत किया और कह दिया कि हम जब तक सर नहीं आएंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। दोस्तों वो कहानी आज भी मुझे याद है और मैं उस पल को नहीं भूल सकता, जब उनके परिवार के लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि संतलाल जी आप प्लीज़ आ जाइए और आपके पूरा खर्च की जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम आपकी सेवा करेंगे आप जब तक। बच्चे तो खाना नहीं खा रहे, बच्चे बैठ गए। हम इलाज करवाए, फिर वापस किसी भी तरह वहाँ से आए और आने के बाद वो सारे बच्चे जब गले लगे और सारे बच्चों ने एक साथ उनके चेहरों की जो खुशियाँ देखा, विश्वास नहीं करेंगे मेरी तबीयत सही हो गई। और दूसरे दिन मैं फिर उनके साथ में काम में लग गया, यानी मेरी बीमारी तक गायब हो गई। तो लोगों की खुशी से अपने आप को खुशी जब मिलती है, उसका सुखमय जीवन, उसका वो जो अनुभव होता है वो बेहद सकारात्मक होता है, बेहद अपने आप में लाजवाब होता है, अलग होता है। इसलिए दोस्तों बेहद ज़रूरी है कि हम अपने खुशी के साथ में दूसरे की खुशी को भी हम माने और स्वीकार करें। तो जन्मदिन के बाद में अगला जो है आपको अगले मोड़ पे लेके आ रहे हैं, अगले उदाहरण के साथ में, कि आप घूमने के लिए गए हैं, खेलते हुए आप जा रहे हैं और वहीं पे किसी व्यक्ति का चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद आप वहां से देखते हुए चले गए, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप देखते हुए चले गए, या आप वहां पर वीडियो बनाने लगे। आप एम्बुलेंस को फोन नहीं किया, आपने पुलिस को नहीं बुलाया, आपने ट्रैफिक पुलिस को नहीं बताया। यानी जो जैसी घटनाएं हैं वहां पे तुरंत सबसे पहला आप बनाइए वीडियो, भी बेहद ज़रूरी है। आप ताकि उसके सबूत को इकट्ठा कर सकें, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपका सबसे पहला काम ये है कि आप एम्बुलेंस को फ़ोन करो, आप पुलिस को सूचना दो, आप ट्रैफिक पुलिस को सूचना दो, ताकि उस बच्चे की जान बच सके। और अगर आप वहां से जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं या हंस रहे हैं या वहां से चले गए, और दूसरा व्यक्ति अगर वहीं पे दूसरी एक सिक्के का पहलू ये है, जो देखता है, वीडियो बनाता है, हंसता है और चला जाता है। खासकर लड़कियों के साथ में छेड़खानी होती है, और जब लड़कियों के साथ में छेड़खानी करने वाले चंद लड़के होते हैं, 1 या 2 या 3, लेकिन तमाशा देखने वाले हजारों की संख्या में वहां पर होते हैं। कई लोग होते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती वो टोक दे कि तुम ये गलत कर रहे हो। दोस्तों ये एक सिक्के का एक पहलू है। वहीं अगर हम दूसरे पहलू को देखेंगे, वहीं पे 1-2 लड़के या यंग लड़के और वहां पर तुरंत जो है पुलिस को फोन करते हैं, या तुरंत उस घटना की संवेदनशीलता को समझते हैं, एम्बुलेंस को फोन करते हैं, उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक ले जाने में मदद करते हैं। किसको लोग वाहवाही करेंगे?
उसको वाहवाही करेंगे। जो वहां से देख करके चला गया, मुंह मोड़ के चला गया, उसको वाहवाही करेंगे। जिसने उस व्यक्ति की जान की परवाह नहीं की, उसको वाहवाही करेंगे। जो वहां पर वीडियो बना रहा था, उसको वाहवाही करेंगे। जो हंसता हुआ यानी कि ताली बजा रहा था, वाहवाही उसको करेंगे जिसने उसका जीवन बचाया। वाहवाही उसकी करेंगे जिसने उसकी रक्षा के लिए आवाज़ उठाई। वाहवाही उसकी करेंगे जिसने किसी के जीवन बचाने के लिए अपना समय दिया। हमें कैसा नागरिक बनना है, हमें कैसे नागरिक बनाना है, इस ओर हमारा ध्यान जाना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों, मैं आज इस चर्चा पे, इस मुद्दे पे आपके बीच में चर्चा कर रहा हूं। अजीब सा लग रहा होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आज कैसी चर्चा कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा पहलू है, ये एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी अव्यवस्था फैल गई है जिसमें चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, जिसकी संवेदनशीलता को जगाना बेहद ज़रूरी है, जिसमें आत्मबोध करना बेहद ज़रूरी है, नागरिक बोध कराना बेहद ज़रूरी है, आत्मबोध कराना बेहद ज़रूरी है। अगर हम नहीं करा पाए तो मानव जीवन लेना ही बेकार है। ये मेरा अपना मानना है। आपको अगर लगता है कि खुशी में इसमें मेरे को खुशी मिल रही है, आपको खुशी मिल रही है किसी को मरता हुआ देख के, या किसी का जब रेप होता है उसको बचाने के सिवाय उसको जो है उसको अपराधी को संरक्षण देने में यदि आपको मज़ा आता है, तो आपका जीवन आपको मुबारक हो। हम तो अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। और हमारी टीम सक्षम का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति इस तरह के कामों के लिए 24 घंटे तैयार होता रहता है। आप कभी भी आप अगर आना चाहें, इस कोरोना काल पे भी घर के अंदर कैद नहीं हैं, घर के अंदर कैद नहीं रहे हैं। लोगों को खाना बांटा है, लोगों को मास्क बांटे हैं, लोगों को जागरूक किया है, लोगों को जगाने की कोशिश किया है, और अभी भी वही कर रहे हैं। अभी भी उनके हकों और अधिकारों के साथ ही नहीं, बल्कि उनके जीवन को खुशहाल बनाने का कोशिश कर रहा है। और उसका एक ये छोटा सा प्रयास है लाइव शो प्रोग्राम, ये जो हम लाइव शो प्रोग्राम करते हैं। दोस्तों, इस तरह के जो अनुभव हैं उसको शेयर करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। यदि आप चाहते हैं कि आप इस तरह के अनुभव को शेयर करना चाहते हैं, आप हमें लिखें, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 9311124880। आप, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9311124880। आप इसमें हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप हमें मेल लिखना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं saksham.del1@gmail.com। मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, saksham.del@gmail.com, saksham.del1@gmail.com। आप इसमें हमें मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम अगले उदाहरण की तरफ जा रहे हैं। आपकी बस्ती में स्वच्छता अभियान चल रहा है। कुछ सोशल वर्कर हैं, 2, 4, 6, 10 लोगों को साथ में लेकर के आपकी ही बस्ती का सफाई कर। तो मैं इसको बताने से पहले एक कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। ये बेहद जरूरी कहानी है। एक बार की बात है, एक ऋषि जो है एक गांव में गए अपनी टोले के साथ में, 4-5 और उसके साथ में ऋषि चेले चपाटे थे। और उस गांव में देखते हैं कि नालियां बंद पड़ी हैं, वहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है, और वहाँ पे यानी कि लोग कहीं भी लेटरिन कर रहे हैं, कहीं भी बाथरूम कर रहे हैं, कोई भी ऐसी व्यवस्था है। पूरा गांव व्यस्त है, गांव के चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। उन्होंने क्या किया, ऋषि को ऐसा लगा कि मुझे आज यहाँ रात तो रुक लेना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है सुबह उठ करके यहाँ कुछ करना चाहिए, काम करना चाहिए। उन ऋषि ने किया क्या कि सुबह उठते ही उस गांव की सफाई करना चालू कर दिए। और देखा, जब सुबह उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो एक दिन उन्हें रुकना था, सुबह चले जाना था। उन्होंने 1 सप्ताह लगा दिया और वहाँ रुक गए। और दोस्तों, रुक जाने के बाद पूरे गांव को क्लीन करके रख दिया और लोगों से बोला कि अब आपका गांव स्वच्छ है, प्लीज़
इसको ऐसा ही बना के रखिएगा, साफ सुथरा रखिएगा। और इसके बाद वो ऋषि चले जाते हैं, और जाने के बाद वापस जब आते हैं वहां से तो सोचते हैं कि चलो 1 साल बीत गए और इसी रास्ते से गुजर ही रहे हैं, चलो अपने उस गांव को देख लें जिस गांव को मैंने शाप किया। और दोस्तों, जब वो उस गांव को गए और देखा तो उस गांव में वापस वैसी ही गंदगी थी, वापस वैसी ही गंदगी थी। और जब वापस गंदगी वैसी थी तो जैसे ही वो गांव के अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही गांव के बहुत सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, माँ, जवान, यंग, जितने भी थे, कई सारे लोग इकट्ठा हो गए और कहते हैं महाराज आप कहाँ चले गए थे, देखिए गांव फिर वैसा ही हो गया। यानी साफ करने की जिम्मेदारी सिर्फ उस ऋषि की है। यानी इस तरह का काम, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ संतलाल की है, सक्षम की है, भागीरथ की है या पूरी सक्षम टीम की है। यह सोच लेना, यह मान लेना बिल्कुल गलत है। इसके लिए हर किसी को उठ के खड़ा होना होगा, तभी जाकर के हमारा समाज, हमारा जैसे समाज की कल्पना कर रहे हैं, जिस समाज, स्वच्छ समाज की कल्पना कर रहे हैं, शायद तभी वो सफल होगा, तभी वो साफ होगा। दोस्तों, मैं उसी कहानी के जो बीच में मैंने आपको दृश्य समझा रहा था, क्या हम ऐसा बनना चाहेंगे कि लोग हमारे काम को करें? हम उस गांव में रह रहे हैं, अगर उस गांव के लोग सोच लेते कि मेरा गांव है, ऋषि ने हमें संदेश देके गए हैं, ऋषि मुनि, इसको स्वच्छ रखना है, इसको साफ रखना है, इसको सुंदर बनाना है, इससे वातावरण शुद्ध रहेगा, यहाँ की हवा शुद्ध रहेगी, यहाँ के बच्चों का जीवन शुद्ध रहेगा, शुद्ध हवा लेंगे तो निश्चित है शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारियां कम होंगी। अगर यह सब सोच लेते तो वो साफ सफाई को उसी तरह बना के रखते, और वो ऋषि जब वापस आते तब कहते कि वाह, हमारा प्रयास सफल रहा, और जो हमने सीख दे के गए हैं इस गांव के लोगों ने उसको अपनाया है, उसको किया है। लेकिन जब हम ये सोच लेते हैं कि जैसे उन्होंने पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के उनके कहते हैं महाराज कहाँ चले गए थे, आप जब से चले गए इसके कुछ दिनों के बाद फिर ये गांव वैसे ही हो गया। अगर ये स्थिति रहेगी तो मुझे लगता है ये हमारे आपके लिए शर्म की बात है। हम लोगों को इसके लिए जगना होगा और लड़ना होगा, दूसरों को तैयार करना होगा। अपने बच्चे को फिर मैं बात वही कहूँगा, नागरिक बोध कराना बेहद जरूरी है। तो नागरिक बोध हमें कराना है, अपने बच्चों से अब शुरुआत करना है, हमें अपने घर से शुरुआत करना पड़ेगा, हमें अपने परिवार से शुरुआत करना पड़ेगा, हमें खुद से शुरुआत करना पड़ेगा। मैं बीच बीच में कुछ बोलता जा रहा हूँ रोचक। किसी ने क्या खूब कहा है, ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। आपको अपने बच्चों को कैसा बनाना है, आपको खुद कैसा बनना है, क्या ये सब चीजें जो लोग लिख के चले गए हैं इसको सत्य साबित करने का कोशिश करेंगे आप? क्या आप ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों की जो चीजें जो है लिख कर गए हैं ये बिल्कुल सही साबित हो जाएं? मैंने एक कवि है जिनका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने पहली बार कहा था कि मैं एक ऐसा कवि हूं जिसके जीते जी उसकी कविता का अंत हो गया। और आपने अधिकतर ओजस्वी कविताएं वो लिखते रहते हैं, बोलते हैं। अभी नाम याद आ जाएगा, मैं दोबारा उनका नाम बताऊंगा। और जिन्होंने कश्मीर के बारे में लिखा था कि तिरंगा जो लहराने की बात है कि चंद्र लोग हैं ऐसे जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी कहते हैं कि ये देश हमारा है, इसका एक एक हिस्सा हमारा है। और लेकिन तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन जो ऐसे कहते हैं, तो उन्हीं का मुझे लगता है कि हमें इसको देखना पड़ेगा,
हमें ऐसे ओजस्वी कवियों की जो कविताएं हैं, जो चीज़ें, उनको मारना पड़ेगा। और वो धन्य है कि उन्होंने खुद कहा कि मेरी कविता का अंत हो गया। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो लिखा है, जिस किसी ने भी लिखा है, ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के ख़त्म नहीं होते। इसका अंत करने के लिए आप सबको एक साथ उतरना पड़ेगा। उस दिन इस कविता जिसने इस लाइन को लिखा है, उसका जीवन सफल हो जाएगा। वो कहेगा कि आज मेरी कविता का अंत हुआ। तो दोस्तों, मैं फिर उसी बात पे आपके सामने ला रहा हूँ। जो अगला, ये एक कॉलोनी है, स्वच्छता अभियान चल रहा है। स्वच्छता अभियान में बहुत सारे बच्चे, कुछ लोग हैं जो पान खा के थूक रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपने घर का कूड़ा और ऊपर बालकनी से नीचे फेंक रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने यहाँ यानी कि घर का झाड़ू लगाते लगाते और बाहर की तरफ खदेड़ दिया, बाहर का आदमी बाहर जानेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दरवाजे का कूड़ा हटा करके और दूसरे का दरवाजे कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई आजू बाजू तो नहीं देख रहा है, और आजू बाजू देखेंगे धीरे से जाके आपके घर में नाली उसी के दरवाजे में है, पानी वहाँ जमा होगा, लेकिन धीरे से इधर उधर देखते हैं और रात के अंधेरे में ही जा करके नाली में पॉलीथीन से भरा हुआ कचरा आप नाली में डाल दो। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कचरे को साफ करते हैं, जो कूड़े की गाड़ी आने का इंतज़ार करते हैं, जो रोड में पड़े हुए कांटे को उठा करके किनारे में फेंकते हैं, जो रोड में पड़े हुए पत्थर को, जो से किसी को चोट ना लगे, उसको हटा करके किनारे रखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे के घर का कचरा भी साफ करके कूड़े में डालते हैं, कूड़े की गाड़ी में डालते हैं। किसको लोग अच्छा बोलेंगे या किसको लोग अच्छा नहीं बोलेंगे, यह सोचना पड़ेगा, यह जानना पड़ेगा, यह देखना पड़ेगा। हम ऐसे नागरिक बनाना पड़ेगा, तभी हम अच्छे विश्वास के साथ में, तभी हम पूर्णतः हम कहेंगे कि हम नागरिक बोध की तरफ आगे जा रहे हैं, नागरिक बना रहे हैं। और जब आप ऐसे दो व्यक्ति, एक सिक्के के दो पहलू, मैंने अभी आपके बात करने से शुरुआत किया था, और दोस्तों फिर मैं उसी बात को कहता हूँ, जब आप दोनों सिक्कों को अगर अलट पलट के देखेंगे, दोनों पहलुओं को सामने रख के देखेंगे, तो एक तरफ खुशी दिखेगी, एक तरफ उदासी दिखेगी। इसलिए दुविधा में नहीं पड़ना, संकोच में नहीं पड़ना, हमें अपना नागरिक बोध हमें याद होना चाहिए, और हमें याद करने से कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों, हमें दूसरों को भी याद कराने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। तभी जाकर के हम खुशहाल जीवन की बात कर पाएंगे, खुशहाल बच्चों की बात कर पाएंगे, खुशहाल वातावरण की बात कर पाएंगे, या खुशमय लोगों की बात कर पाएंगे। और तभी हम जान पाएंगे कि मेरा भी बच्चा खुश रहेगा, सुरक्षित रहेगा जब घर से बाहर निकलेगा। अन्यथा आप अपने बच्चे को पूरी रामायण घोट के पिला दो, पूरी कुरान घोट के पिला दो, पूरी बाइबल घोट करके पिला दो, कुछ भी कर डालो, पड़ोस का बच्चा, यदि पड़ोस का वातावरण आपका सही नहीं है, तो आपके बच्चे पे ये सारे असर बहुत कम होंगे, यानी आपके बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि घर की सफाई के साथ साथ हमें पड़ोस की भी सफाई करना होगा, तभी कुछ होगा। तो नागरिक बोध जो है दोस्तों, हम जब नागरिक बोध के जो गुण हैं, उन गुणों पे चर्चा हम लोग कर रहे थे, उन गुणों के बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे, आपसे बात कर रहे थे। कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं, यह सभी को अपने में, जब नागरिक बोध जब होता है और जब हम इनसे इंसान बन जाते हैं, तो इस तब हमें जो है लोग अपने दिलों में समाहित करते हैं, लोग हमें प्यार देते हैं, लोग हमें इज्जत देते हैं, लोग हमें सम्मान देते हैं, लोग हमें आदर देते हैं, लोग हमें पलकों में बैठाते हैं। यह होता है नागरिक बोध का असर। वातावरण को स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाना। आप प्रदूषण रहित बनाने का मतलब आप ये मत सोचिएगा कि हवा को शुद्ध कर देना।
अरे जब नागरिक बन जाएंगे तो हवा अपने आप शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि हवा को शुद्ध करने का काम तो आप ही कर रहे हैं, इस वातावरण को शुद्ध करने का काम तो आप ही कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो यह नोट कर लीजिएगा, आपका अपने आप वातावरण एक सुखमय जीवन बन जाएगा और वो हमारे आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, हमको, आपको, हम सभी को इस बारे में चिंतन करना चाहिए। कानून और प्राधिकरण का सम्मान करता है जो नागरिक बन जाता है, जिसे नागरिक बोध होता है। अब नागरिक का मतलब, नागरिक होता कौन है? देश में रहने वाला, वो तो नागरिक है ही है। लेकिन आपको देश में रहना भी है। एक अच्छे नागरिक और एक बुरे नागरिक की पहचान आपको यहीं पे होनी चाहिए, और यही होती है कि आप नागरिक तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप अच्छे नागरिक हैं या बुरे नागरिक हैं, इसकी भी पहचान हमें करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा और इसको हमें समझना पड़ेगा। देश का एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ही नागरिक है, देश का बच्चा ही नागरिक है, देश का एक युवा ही नागरिक है, देश का एक अच्छा काम करने वाला ही नागरिक है, देश का एक टीचर ही नागरिक है, देश के नेता ही नागरिक हैं, या देश का हर व्यक्ति नागरिक है? हर व्यक्ति नागरिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक अच्छा नागरिक, एक बुरे नागरिक की भी पहचान होती है। क्योंकि कुछ लोगों को लोग कहते हैं मर जा तो अच्छा है, कुछ लोगों को कहते हैं कि हे खुदा, हे ईश्वर, हे अल्लाह, कुछ दिन इसको और जिंदा रखता तो और बहुत कुछ हो जाता। तो ये सोचना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, और तभी हमारी नागरिकता का बोध हम लोग करा पाएंगे, और तभी हम लोग समझ पाएंगे, एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे, एक अच्छे सफल व्यक्ति बन पाएंगे। तो दोस्तों, लास्ट शब्द मैं आपसे कहता हूं, मत पूछो कि देश तुम्हारा है, मत पूछो कि तुमने देश ने हमारे लिए क्या किया है। लास्ट सवाल मैं आप सबसे करने जा रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहा हूं कि आपको यह नहीं पूछना कि देश ने हमारे लिए क्या किया है, हमें यह पूछना है, यह बताना है चिल्ला के, हमें कह करके, चिल्ला के ही नहीं बल्कि करके दिखाना है कि हमने देश के लिए क्या किया है। जिस दिन आपके अंदर की यह भावना अगर आ गई कि मैंने देश ने मेरे लिए किया है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देश के लिए क्या किया है यह मुझे पता है, और जिस दिन मैं ये चिल्ला करके बोलना चालू कर दूंगा कि देश के लिए मैंने ये किया है, उस दिन आपकी बेहतर नागरिक बनने की पहचान निश्चित हो जाएगी। इसीलिए चाहे वो स्वच्छता की बात आ जाए, चाहे किसी के दुख की बात आ जाए, कि चाहे किसी के सुख की बात आ जाए, चाहे वो साफ सफाई की बात आ जाए, चाहे वो पढ़ाने की बात आ जाए। अब हम लोग नागरिक की बात करते हैं, हमारे टीचर, हमें जिम्मेदारी मिली है बच्चों को पढ़ाने का, और हम सिगरेट पी रहे हैं स्कूल में, दारू पी करके हम लोग जो है हमें जिम्मेदारी मिली है लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। पुलिस में नौकरी मिली है, या बीएसएफ में नौकरी मिली है, या मिलिट्री में नौकरी मिली है, पुलिस में नौकरी मिली है हमें लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, और पता चला हम ही जो है एक बोतल पी करके घूम रहे हैं। हमें मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है, और हम ही जो है दूसरों की जेब खाली कर रहे हैं। तभी हम कहते हैं, और वह व्यक्ति जब कहता है कि देश ने मेरे लिए क्या किया है, तो उस देश को उससे कहने से अच्छा है कि तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। तुमने क्या किया है देश के लिए, यह सोचना पड़ेगा। और जिस दिन सच्ची भावना के साथ में यह सोच लिया और यह सोच करके उस आगे आप अपना कदम बढ़ाने लगे, उस दिन आप एक सच्चे नागरिक के रूप में सामने आएंगे। दोस्तों, आप सभी दर्शकों का, जितने भी हमारे दर्शक हैं जिन्होंने आज हमें लगातार हमारे कमेंट्स को, हमें बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, और मैं उनसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं सभी के कमेंट्स आज पढ़ नहीं पाया, देख नहीं पाया, और उनका इसलिए मैं सॉरी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा। और लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि आज का ये सेशन अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपकी आत्मा को झकझोरेगा और आपको बेहतर नागरिक बनाने की जो दिशा है उस पर और एक बल मिलेगा। तो दोस्तों, इसलिए बेहद ज़रूरी है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9311124244
931180। मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूँ 9311124880। और हमें आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ saksham.del1@gmail.com। दोस्तों, लास्ट में एक शब्द है, उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए। घुटने चले या ना चलें, मन उड़ता परिंदा रहना चाहिए। अगर यह बात सही है तो इसी बात के साथ में हम आज इस कार्यक्रम से विदाई लेते हैं। कल शाम 7 बजे एक नए विषय के साथ, नए मुद्दे के साथ, नए साथी के साथ सक्षम लाइव प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोबारा फिर मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।